हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक इंस्टीट्यूट में। आज से हम बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है, कैसे है? तो बायोलॉजी जो है ये हमारे साइंस की या फिर कह सकते हैं विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा तमाम प्रकार के जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। वही क्या है, जीव विज्ञान है या फिर बायोलॉजी। फिर अब बायोलॉजी जो है ये एक लैटिन शब्द है। बायोलॉजी एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द का मतलब ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है, बायो, और फिर प्लस लॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। यहाँ पर बायो का अर्थ होता है लाइफ। बायो का अर्थ क्या होता है, लाइफ। और लॉजी का मतलब सिंपल से है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन करना, टू स्टडी। अब लाइफ को हम कैसे समझते हैं भाई? जैसे यहाँ पे आ गया एक वर्ड लाइफ। लाइफ का मतलब तो एक जीवन होता ही है, लेकिन फिर से हम समझते हैं कि लाइफ किसको कहेंगे। लाइफ को हम सीधा कनेक्ट करते हैं किससे, लाइफ से। और लाइफ का मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ का मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या कि ऐसे जीव जो ग्रोथ कर सकते हैं। क्या, ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ का मतलब बढ़ सकते हैं, उनकी वृद्धि हो सकती है, उनका विकास हो सकता है। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन कर सकते हैं। फिर अगला न्यूट्रिशन, भाई खाने पीने की चीजें या फिर जीवित रहने के लिए खाना तो जरूरी है। जब खाएंगे तो इसका मतलब वो खाने की सारी प्रक्रिया पोषण के अंतर्गत आती है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कर सकते हैं। फिर अब भाई खाना खाया है तो उसको वापस त्यागना भी होगा, तो उस त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन की प्रक्रिया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ और बेसिक क्वालिटी है, जैसे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो अब क्या हुआ कि ये सारी कुछ बेसिक क्वालिटियां हैं। ये क्वालिटियां जिन चीजों के अंतर्गत या फिर जिन वस्तुओं के अंतर्गत पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हम समझ सकते हैं क्या, सजीव होता है। सजीव किसे कहेंगे कि जो बढ़ सकते हैं, जिनका विकास हो सकता है, जो रेस्पिरेशन श्वसन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन करते हैं, अर्थात खाना खाते हैं या पोषण करते हैं। फिर उसके बाद सजीव की कुछ बेसिक क्वालिटियां और हैं, जैसे जो खाना खाया है उसका उत्सर्जन भी करना होगा, उसका त्याग भी करना होगा, तो उसी त्यागने की प्रक्रिया क्या, एक्सक्रेशन है। तथा एक कुछ और क्वालिटी यहाँ पे लिखी गई है, रिप्रोडक्शन। सजीवों की एक कुछ ये क्वालिटी क्या है, रिप्रोडक्शन की, अपने ही समान अन्य प्रकार के जीवों का या फिर जीवों की उत्पत्ति करना, जनन करना ही क्या, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये जो बेसिक क्वालिटियां पाई जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सजीव कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बायोलॉजी का मतलब हम समझ गए। बायोलॉजी किसका वर्ड है, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज हमको समझ में आया। अब उसके बाद जो बायोलॉजी के जनक हैं, बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो बायोलॉजी का जनक अरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल तो एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में अरस्तु इनका नाम है। क्या नाम है, अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु कौन है, ये फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है या फिर एरिस्टोटल है। क्यों कहा जाता है इनको, तो अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं कि क्यों कहा जाता है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो इस बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं या फिर कितने प्रकार की शाखाएं हैं इसकी। तो जैसे हम आपसे पूछ ही ले कि कितनी प्रकार की शाखाएं हैं बायोलॉजी की,
तो आप सिंपल सी बताएंगे कि इसकी केवल और केवल 2 शाखाएं हैं, लेकिन ये 2 शाखाएं मुख्य शाखाएं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रकार की शाखाएं हैं इसकी। जैसे जैसे कौन कौन सी शाखाएं, जैसे हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। इसी तरह से लंग्स या फिर फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुल्मोनोलॉजी। इसी तरह से सेल कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसी तरह से हेयर्स हो गए, हेयर्स मतलब बालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रिक्नोलॉजी। तो इस तरह के देखते हैं कि टाइप्स ऑफ या फिर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, branches of biology, branches of biology। तो it has mainly 2 branches, कितनी, mainly 2 branches, mainly 2 branches, but लेकिन 50 प्लस से भी 50 से भी अधिक से अधिक 50 से भी अधिक शाखाएं इसकी हैं। जैसे जैसे ट्रिक्नोलॉजी, ट्रिक्नोलॉजी ये क्या है, स्टडी ऑफ हेयर्स। क्या है ये, स्टडी ऑफ हेयर्स। उस तरह इसी तरह से अगला क्या हम कह दें कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या कहेंगे, ये स्टडी ऑफ सेल्स। इसी तरह से पुल्मोनोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी ये क्या है, ये भी क्या है, स्टडी ऑफ लंग्स। फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुल्मोनोलॉजी। इसी तरह से हम ले ले कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये क्या है, ये है स्टडी ऑफ हार्ट। इसी तरह से हम ले ले नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे यहाँ पर भाई स्टडी ऑफ माइंड कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी शाखाएं हैं, 50 से भी अधिक शाखाएं किसकी हो जाती हैं, तो 50 से भी अधिक शाखाएं बायोलॉजी की हो जाती हैं। तो कहना ये उचित नहीं है कि केवल और केवल इसकी 2 शाखाएं हैं, हालांकि ये मुख्यतः या विशेषतः 2 ही शाखाएं हैं, और ये जो सभी शाखाएं हैं ये सभी शाखाएं उन्हीं 2 शाखाओं के अंतर्गत समा जाती हैं। ठीक है, अब आइए ये 2 मुख्य ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। 2 मुख्य ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, पहली ब्रांच का नाम है जूलॉजी, पहली ब्रांच क्या है, जूलॉजी, और फिर दूसरी ब्रांच है बॉटनी, दूसरी ब्रांच बॉटनी, दूसरी ब्रांच बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी ये 2 मुख्य ब्रांचेस हैं। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और फिर बॉटनी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान क्या होता है या जूलॉजी क्या होता है भाई, जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वही क्या है, जूलॉजी है। और वनस्पति विज्ञान इसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वही क्या है, वही बॉटनी है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में। आगे हम बढ़ते हैं तो इन दोनों शाखाओं में से सबसे पहले अध्ययन हम किसका स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जो हम अध्ययन स्टार्ट करेंगे वो अपने क्वेश्चन या फिर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिहाज को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बायोलॉजी की जूलॉजी नामक शाखा से पूछा जाता है, या फिर जूलॉजी शाखा से पूछा जाता है। यही से ही हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। तो ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत अब कौन सी शाखा स्टार्ट है, जूलॉजी। जूलॉजी में आपने क्या देखा, किसका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। अब जूलॉजी में या फिर कहें जूलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। पहला टर्म, पहला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी।
फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है या फिर किनको माना जाता है? जंतु विज्ञान के जनक वही अरस्तु को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। हाँ, अरस्तु जूलॉजी या जंतु विज्ञान के भी जनक हैं और बायोलॉजी जीव विज्ञान के भी जनक हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने एनिमल्स पर अर्थात हम कहेंगे जीवधारियों पर बहुत गहरा अध्ययन किया और हम कह सकते हैं कि 500 से भी अधिक इन्होंने क्या किया? 500 से भी अधिक जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए। क्या दिया? वैज्ञानिक नाम दिया और उसी के आधार पर अरस्तु को क्या किया गया? जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक कहा गया। अब इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है, इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है और बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। किसकी बुक है ये? किसकी बुक का नाम है? तो अरस्तु की बुक का नाम है। अब हम जान गए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। अरस्तु को ही बायोलॉजी का फादर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स पर बहुत गहरा अध्ययन किया और हम कहेंगे कि 500 से भी अधिक प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम दिए। कौन सी प्रजातियां? जीवों की प्रजातियों की। उसके बाद उनके आधार पर, सभी डाटा के आधार पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम है। अर्थात हम हिंदी में कहेंगे कि ये जानवरों की या फिर जीव जंतुओं की एक कहानी, ऐसी ऐतिहासिक कहानी इन्होंने लिखी है अरस्तु जी। ठीक है। उसके बाद फिर अब इनकी पर छूट जा रहा कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक इनको माना जाता है थियोफ्रेस्टिस। किसको? थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है क्या? फादर ऑफ बॉटनी। क्यों माना जाता है? थियोफ्रेस्टिस को ही क्यों कहते हैं बॉटनी के जनक? थियोफ्रेस्टिस को ही बॉटनी का जनक क्यों कहते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहानी रची है जैसी कि अरस्तु ने रची थी। कैसी वो कहानी है कि इन्होंने, थियोफ्रेस्टिस जी ने क्या किया कि ये प्लांट के बारे में, किनके बारे में? प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पादपों के बारे में क्या किया कि उनके बारे में अध्ययन किया और कहेंगे कि 500 से या फिर अधिक कहेंगे या फिर 500 पादपों की प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम इन्होंने दिया। किन्होंने? थियोफ्रेस्टिस जी ने दिया और इन्होंने इन सारे डाटा को इकट्ठा करते हुए अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है कि द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। जहां पे यहाँ एनिमलियम है तो इसी के स्थान पर प्लांटेरम कर देना है बस। कौन सी बुक है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये किसकी बुक का नाम है? तो थियोफ्रेस्टिस जी की बुक का नाम है। तो ऐसे में जब थियोफ्रेस्टिस जी ने प्लांट के बारे में स्टडी किया, सबसे पहले स्टडी किया और उनके बारे में कुछ जानकारी, रोचक जानकारियां दी, तो उन्हीं को बेस बना करके थियोफ्रेस्टिस जी को क्या कह दिया गया? फादर ऑफ बॉटनी कह दिया गया, वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है। अब ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कहा कि जूलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं हम। जूलॉजी क्या है भाई? वही है जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक पॉइंट तो हमने यहाँ से जाना कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक आपने बताया अरस्तु जी हैं। अब अरस्तु जी की बुक का क्या नाम था? तो द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। आगे बढ़ेंगे तो जूलॉजी जो है ये कहां से स्टार्ट होती है? तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लें कि ये कोई एक बॉडी है, ये कोई क्या है? बॉडी मान लें, कोई भी स्ट्रक्चर हम ऐसे बना लें भाई, कोई स्ट्रक्चर है या फिर ये कोई ह्यूमन बॉडी है। अब हम आपसे कहें कि ह्यूमन बॉडी कैसे बन गई, एकाएक ये ह्यूमन बॉडी कैसे बन गई? तो
ये ह्यूमन बॉडी जो बनी है वो किसी न किसी बेस पे बनी होगी, अर्थात हम कहेंगे कि इसकी कोई ना कोई छोटी इकाई होगी, छोटी इकाई होगी। वो छोटी इकाई क्या है, वो सेल है, या फिर कहेंगे कि ये एक कोशिका है। क्या है, सेल है या फिर एक कोशिका है। कैसे, सिंपल सी बात है। जब मानव का अस्तित्व आता है या फिर किसी एक बॉडी, जब कोई एक बॉडी अस्तित्व में आती है तो वो बॉडी सबसे पहले क्या होती है, तो सबसे पहले वो बॉडी सेल ही होती है, अर्थात कोशिका ही होती है। उसके बाद इस कोशिका में अनेक तरह के परिवर्तन होते जाते हैं। उन परिवर्तनों के माध्यम से लास्ट में जाकर के जब बॉडी तैयार होती है तो वही बॉडी बन जाती है, अर्थात उस बॉडी का एक छोटा सा रूप क्या है, सेल है। उस बॉडी का छोटा सा रूप क्या है, तो सेल है। अब जूलॉजी के अंतर्गत सबसे छोटी सी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, वो छोटा पार्ट क्या है, सेल। अब देखेंगे कि भाई सेल से क्या बन रहा है, बॉडी बन रही है, लेकिन कैसे, किन किन माध्यमों के अनुसार। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सेल है। सेल को हम कहेंगे क्या, कि छोटा सा कोष्ठक अर्थात कोशिका कहते हैं। सेल का आगे जब बढ़ा, भाई एक बॉडी कैसे बनती है, वो सारी प्रोसेस। सेल पहले तो एक सेल थी, ये जब आगे बढ़ी तो इसका सेल का डिवीजन हुआ, मतलब पहले एक सेल थी, आगे कुछ प्रोसेस के माध्यम से, या कहेंगे सेल डिवीजन प्रोसेस के माध्यम से, कौन सी प्रोसेस हो रही है, सेल डिवीजन प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर इसी एक सेल का दो सेलों में रूपांतरण हुआ। उसके बाद इसी सेल का आगे सेल डिवीजन की जो प्रोसेस हुई, तो इसी एक ही सेल से कई प्रकार की सेलें बनी, कई प्रकार की सेलें बनी। अब इन कई प्रकार की सेलों का ये जो समूह बना, ये समूह क्या बनाया, ये समूह टिश्यू बन गया, अर्थात ये समूह ऊतक कहलाया। क्या, ऊतक। समूह क्या बना, ऊतक बना, अर्थात सेल थी, सेल डिवीजन हुआ, कई प्रकार की सेलें बनी, सेलों का समूह बना, उन सेलों का समूह क्या कहलाया, टिश्यू कहलाया, ऊतक कहलाया। अब उसके बाद टिश्यू से टिश्यू डिवीजन हुआ, टिश्यू से टिश्यू डिवीजन हुआ। हम कहेंगे कि टिश्यू से टिश्यू का भी डिवीजन हुआ। जब टिश्यू का भी डिवीजन हुआ तो इसी टिश्यू के डिवीजन से अनेक सेलों का समूह बना। इन्हीं टिश्यू डिवीजन से या ऊतक के वितरित होने से अनेक प्रकार के ऊतकों का समूह बना। जब अनेक प्रकार के ऊतकों का समूह बनता है तो वो एक सिस्टम बन जाता है। अनेक प्रकार के टिश्यू डिवीजन के बाद जब बात आगे बढ़ती है तो वो एक सिस्टम बन जाता है। क्या, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अर्थात ये क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम। कैसे बना है, ये टिश्यू डिवीजन के उपरांत बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मान ही लेते हैं कि यहाँ पर एक हाथ की रचना हो गई है। क्या, एक हाथ की रचना हो चुकी है, ऐसे कुछ ऐसे। ये क्या है, ये ऑर्गन है। चलो हाथ ना ही लेते हैं, एक छोटा सा ऑर्गन हम बना देते हैं कि यहाँ पर एक छोटे से ऑर्गन, इस लीवर का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, कुछ ऐसे। हाँ, ये क्या है, लीवर है। ये अंग तंत्र बना है। क्या, अंग तंत्र बना है। किसके माध्यम से, ये टिश्यू डिवीजन की प्रक्रिया द्वारा अंग तंत्र बनता है। और इसी तरह से कई अंग तंत्र जब मिलते हैं, कई अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के एक बॉडी बनती है। कई अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो जाकर के एक बॉडी बनती है। अर्थात हम कहेंगे क्या, ये जो लास्ट में बॉडी बन करके आई, ये पहले कैसी दिखती थी, तो पहले ये एक छोटी सी कोशिका दिखती थी, एक छोटा सा कोष्ठक था। अर्थात भाई जंतु कहाँ बना, जंतु ये सेल नहीं है, जंतु तो ये बॉडी बनी है। अर्थात हम सबसे पहले छोटी सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। वो उस जो पार्ट का नाम क्या, तो पार्ट है वो सेल। कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब ये क्या है, सेल। बायोलॉजी के अंतर्गत ये जो पॉइंट है सेल,
सेल सेल को हम कहते हैं क्या, कोशिका। सेल को क्या कहते हैं, कोशिका। हाँ, ये जो हम पढ़ने चल रहे हैं वही जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए हमारे, वो हम एक लाइन के माध्यम से यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल के अध्ययन को अभी हमने बताया कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाती है। क्या, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। इसी साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या, सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी को हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ सेल हमने देखा कि साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी हो गया। अब हम देखेंगे कि सेल की खोज किसने की थी, कि सेल की खोज किसने की थी, कब की थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो सेल की खोज सबसे पहले इन 1665 में, सेल की खोज इन 1665 में मतलब 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा, अपने ही द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के माध्यम से अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने एक कार्क के टुकड़े पर, कार्क के टुकड़े को देखा, कार्क के टुकड़े को देखा, कार्क के टुकड़े को देखा। कैसे, ऐसे देखा, कुछ ये मान लेते हैं कि ये कार्क का टुकड़ा है, ऐसे ये कार्क का टुकड़ा है और इसी पर इन्होंने ये अपनी ये माइक्रोस्कोप रख करके देखा, माइक्रोस्कोप रख करके देखा तो ये कार्क का टुकड़ा ऊपर से देखने में तो प्लेन दिख रहा था, लेकिन जब ये अंदर से देखा गया, मतलब बहुत नजदीक झांक करके देखा गया, तो इसकी जो ऊपरी सतह थी कुछ इस तरह से, जैसे एक बेंजीन की संरचना होती है कुछ उस तरह से दिखी। ऐसे बेंजीन की जो संरचना होती है कुछ उस तरह से दिखी इसका ये पार्ट, ऐसे ऐसे ये ऊपरी वाला भाग जब देखा ये कार्क ही है, ये कार्क का टुकड़ा ही है। उस जब इन्होंने देखा कि ऊपरी वाला भाग कि कुछ सेल की तरह दिख रहा है और भी तो इस सेल के अंदर छोटे छोटे ये होल्स भी दिख रहे थे, छोटे छोटे होल्स भी दिख रहे थे, ऐसे जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे। ये क्या है, कार्क का टुकड़ा। कार्क के टुकड़े को जब रॉबर्ट हुक जी ने देखा तो वो देख रहा था किस तरह से एक होनी बी की या फिर कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था। अब उन्होंने इस छोटे से भाग को या फिर छोटे छोटे इन कोष्ठकों को कह क्या दिया कि ये सेला है। क्या नाम इन्होंने दिया, ये सेला, सेला। और सेला का मतलब ये ग्रीक लैंग्वेज है, ध्यान देंगे ये ग्रीक लैंग्वेज सेला है और इस सेला का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी या फिर छोटी सी कोठरी। छोटी सी कोठरी को छोटा सा कमरा भी कह सकते हैं, छोटी सी कोठरी क्या है कि छोटी सी कोठरी। अब उन्होंने जब ये देखा कि ये सेला है और इसी तरह की तमाम सेला से मिल करके ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने कहा कि इस सेला से बना हुआ है तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सेला है, ये सेला या फिर ये जो छोटी सी कोठरी है, यही छोटी सी कोठरी इस पूरे स्ट्रक्चर की एक संरचनात्मक इकाई है। कौन सी इकाई, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसकी, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, वो यूनिट इस कार्क के टुकड़े की है। किनके अनुसार, तो रॉबर्ट हुक जी के अनुसार। रॉबर्ट हुक जिनके अनुसार ये जो सेला है ये इस पूरे कार्क के टुकड़े की स्ट्रक्चरल यूनिट है।
अर्थात हम कहेंगे क्या कि जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो पूरे बॉडी की या फिर शरीर की एक छोटी सी संरचनात्मक इकाई होती है। क्या? संरचनात्मक इकाई होती है। कौन सी इकाई? संरचनात्मक। एक परिभाषा मिली रॉबर्ट हुक जी के अनुसार कोशिका की। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं सेला पे। सेला किसने कहा? तो रॉबर्ट हुक जी ने कहा, लेकिन आगे जब यही शब्द प्रचलित हुआ तो सेला से निकल कर आया क्या? सेल। सेला से ही निकल कर आया कौन सा शब्द? सेल निकल कर आया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सेल शब्द की खोज किसने की थी? सेल शब्द की खोज किसने की थी, या फिर सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक जी ने ही किया था। अर्थात हम कहेंगे कि सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग, किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक जी ने ही किया था। ठीक है, इतनी सी बात हमको समझ में। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? मतलब कि वो जीवित कोशिका थी या मृत कोशिका? अर्थात बायोलॉजी में सेल के अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की गई थी या फिर मृत कोशिका की? अर्थात सबसे पहले किस प्रकार की कोशिका की खोज की? तो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की, और इनके द्वारा जो खोजी गई सेल थी, कोशिका थी, वो एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। क्यों मृत कोशिका थी? क्योंकि जो कॉर्क का टुकड़ा था, लकड़ी का जो टुकड़ा था, वो तो मृत ही तो होगा, डेड ही तो होगा, तो उसके अंतर्गत जो सेल भी पाई जाएगी वो भी डेड ही तो होगी। अर्थात हम कहेंगे कि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई सेल कैसी थी? वो डेड सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ये स्टार्ट हो जाता है कि जब मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी ने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाँ, देखेंगे कि लाइव सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो A.V. अलेक्जेंडर, A.V. ल्यूवेनहॉक द्वारा। किसके द्वारा? A.V. ल्यूवेनहॉक द्वारा कौन सी कोशिका की खोज की गई थी? तो लाइव सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज की गई थी। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये A.V. ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। अभी इन्होंने कैसे इस कोशिका की खोज की थी? तो इनके भी टाइम पर, अर्थात A.V. अलेक्जेंडर के टाइम पर भी कोई मार्केट में उपलब्ध माइक्रोस्कोप नहीं था। इन्होंने भी खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया था। वो माइक्रोस्कोप खुद का बना हुआ A.V. अलेक्जेंडर के द्वारा था। अच्छा ठीक है, उस माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इन्होंने किस प्रकार की या फिर किस में जीवित कोशिका की खोज की थी? तो एक छोटी सी कहानी ये है कि एक दिन सुबह ल्यूवेनहॉक जी ऐसे मंजन कर रहे थे, तो मंजन करते वक्त उन्होंने देखा कि दांत से कुछ मतलब कचरे निकल रहे थे, मैल निकला। तो उस दांत के मैल को उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी पर ले जाकर के देखा, तो उस मैल पर उन्होंने देखा कि उस मैल में अनेक प्रकार के जीवित जीव इधर उधर घूम रहे थे।
इस दांत के मैल में क्या हुआ कि अनेक प्रकार के जीवाणु, इनको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जीवित घूम रहे थे। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ये जीवित थे, इसीलिए इस जीवित बैक्टीरिया को इन्होंने कहा कि ये एक लाइव सेल है। क्यों? क्योंकि ये एक ही कोशिका का था। तो एबी अलेक्जेंडर द्वारा जो खोजी गई जीवित कोशिका थी वो किसमें खोजे, इन्होंने दांत के मैल में खोजी थी। उसके बाद पूछा गया अगला क्वेश्चन वो है क्या कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किस जीवाणु में की गई, तो किस जीवाणु में नहीं, किस में की गई, तो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की खोज की गई थी। सबसे पहले जीवित कोशिका कौन सी थी, तो बैक्टीरिया की खोजी गई सबसे पहले जीवित कोशिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एबी अलेक्जेंडर से ही जुड़ी कुछ और बातें सामने आती हैं, जैसे आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स की सबसे पहले खोज किसने की, या फिर आरबीसी सेल्स को सबसे पहले किसने देखा, तो एबी ल्यूवेनहॉक जी ने ही देखा। एबी ल्यूवेनहॉक जी ने सबसे पहले आरबीसी सेल्स को देखा। इसके अलावा जो स्पर्म होता है, स्पर्म हम कहेंगे, स्पर्म होता है उसकी सबसे उनकी सेलों की सबसे पहली किसने देखी थी, तो एबी ल्यूवेनहॉक जी ने ही देखा था। सबसे पहले स्पर्म की खोज किसने की, तो एबी ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। इसके भी अलावा ये प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने देखा, तो एबी ल्यूवेनहॉक जी ने ही देखा। किससे देखा, तो अपने उसी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जो उन्होंने खुद ही बनाया था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अध्ययन हमने देख लिया, डिस्कवरी हमने देख ली। अगला पॉइंट है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम उनका नाम भी जान चुके हैं। तो जिन्होंने सेल की खोज की थी वही इसके पिता भी, अर्थात साइटोलॉजी के पिता कौन है, तो साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो रॉबर्ट हुक जी को ही माना जाता है। रॉबर्ट हुक जी को क्या माना जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। किनको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को ये फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि विश्व में, इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। विश्व में सबसे छोटी छोटी सेल कौन सी है, तो वो एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की सेल है। एक बैक्टीरिया की सेल है, उस सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। क्या नाम है पूरा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। आप केवल माइकोप्लाज्मा भी याद रखेंगे तभी काम चल जाएगा। गैलीसेप्टम यदि ना भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, केवल माइकोप्लाज्मा यदि याद है तो भी काम चल जाएगा। माइकोप्लाज्मा अर्थात सबसे छोटी जो कोशिका का जीव है वो एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। अच्छा, सोचो कि एक ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में सारे का जो पूरा का पूरा शरीर है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है, इसका जो केवल शरीर है वो केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ। इसका जो शरीर है वो केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ।
अर्थात इसी एक ही कोशिका में इस माइकोप्लाज्मा की सारी जीव की क्रियाएं या फिर जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पीना, जो भी सारी क्रियाएं हैं इसी एक ही कोशिका में। अच्छा, अब इस माइकोप्लाज्मा को हम MLO भी कह सकते हैं। इस माइकोप्लाज्मा को दूसरे रूप में हम क्या कहेंगे, MLO भी कहते हैं। क्या? MLO भी कहते हैं। MLO का मतलब क्या? मॉलिक्यूल लाइक, कहेंगे क्या? मॉलिक्यूल लाइक, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गन्स, या फिर कह सकते हैं, हाँ ऑर्गन ही कहेंगे, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गन। अर्थात इस माइकोप्लाज्मा को हम क्या कह सकते हैं दूसरे नाम में, ML। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है? बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद सबसे बड़ी जो कोशिका है, ये तो हम सभी जानते होंगे, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में किसी बॉडी की बात नहीं कर रहे, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, है ना, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ये कौन है? ये शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका, अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वही एक कोशिका है, और वर्ल्ड में वही सबसे बड़ी अब तक की ज्ञात कोशिका है। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक बात ये भी देखने को मिल गई कि क्या पूरा अंडा ही कोशिका है या फिर अंडे के अंदर स्थित कोई ऐसी कोशिका है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर अंडा ही कोशिका है, इसलिए कोई कोशिका का नाम नहीं दिया गया। नहीं तो उस बैक्टीरिया के अनुसार, बैक्टीरिया के का अनुसार भी माइकोप्लाज्मा जो नाम दिया गया था, यहाँ पर भी शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर यदि वो कोशिका स्थित होती सबसे बड़ी, तो उसका भी कोई ना कोई नाम होता अब तक। लेकिन पूरा का पूरा अंडा ही कोशिका है, तो वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ह्यूमन बॉडी बिगेस्ट सेल कौन सी है? बिगेस्ट सेल कौन सी है? हाँ, अब ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है वो तंत्रिका तंत्र को माना जाता है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर तंत्रिका तंत्र ऑप्शन में नहीं रहता है, तो वहां पर दूसरा ऑप्शन हो जाता है, वो भी हम लगे हाथ ही जान लेते हैं। तो ये तो थी एक नॉर्मल सी बात, मतलब कह सकते हैं ये हम कहेंगे कि मेल के लिए होगी। मेल के लिए मेल बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की है। लेकिन यदि फीमेल बॉडी की बात की जा रही है, किसकी? फीमेल बॉडी की बात की जा रही है, तो फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी या बिगेस्ट सेल जो होती है, फीमेल बॉडी की बिगेस्ट सेल कौन सी है? वो फीमेल का ओवम होता है। क्या? फीमेल का ओवम होता है। क्या? ये अंडाशय होता है उसका, या अंडाणु कहेंगे, अंडाशय नहीं, अंडाणु। फीमेल का अंडाणु ही फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यदि मेल बॉडी की बात की जा रही है तो आप तंत्रिका तंत्र ऑप्शन लगाएंगे बिल्कुल, लेकिन यदि वहां पर तंत्रिका तंत्र ऑप्शन में नहीं है तो समझ जाएंगे कि किसकी बात हमसे पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो ओवम के बारे में पूछ रहा है। आप क्या आंसर बताएंगे, क्या आंसर टिक करेंगे? तो ओवम को टिक करेंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी सेल होती है उसका क्या नाम है? ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल, है ना, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी
तो अब यहाँ पर भी वही मेल और फीमेल वाला ऑप्शन है, मेल और फीमेल का ऑप्शन है। कैसे कि मेल में यदि हम देखेंगे, मेल बॉडी में सबसे छोटी सेल कहेंगे तो जो सबसे छोटी सेल मेल बॉडी में होती है वो किसको मानेंगे, वो हम मेल का स्पर्म मानेंगे। क्या स्पर्म मानेंगे, मेल का स्पर्म मतलब शुक्राणु। मेल का स्पर्म मेल बॉडी में क्या होती है, सबसे छोटी सेल होती है, लेकिन फीमेल बॉडी में जब हम कहेंगे तो फीमेल बॉडी में जो सबसे छोटी सेल है वो आरबीसी की सेल है। क्या आरबीसी सेल है। आरबीसी सेल क्या है, ये फीमेल बॉडी में सबसे छोटी सेल है। लेकिन अगली बात यदि आपसे पूछ ली जाए कि सबसे छोटी गैमेट सेल कौन सी है, सबसे छोटी गैमेट सेल, सबसे छोटी गैमेट सेल, गैमेट सेल का मतलब जनन कोशिका, सबसे छोटी जनन कोशिका। सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी है, तो यहाँ पर स्पर्म वाला आंसर सही है, अर्थात स्पर्म ही है सबसे छोटी जनन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे